अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है। किसी भी निजी सरकारी को प्राप्त करना या उसका गलत इस्तेमाल करना आपका साइबर कानून है। किसी को डाउट है? साइबर सिक्योरिटी से बेनिफिट क्या क्या है? मैलवेयर से होने वाले नुकसान को बचाता है। जैसे आपका वायरस होता है, डिवाइस को खतरा हो सकता है। डाटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि इम्पोर्टेंट डाटा जो है लीक होने से या चोरी होने से खतरा कम हो जाता है। नेटवर्क सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी बाहरी सुरक्षा के साथ साथ नेटवर्क यूजर होता है उसके लिए लगाती है। Okay, anyone have any doubts? Anyone have any doubts? If you have, then you can ask. Please, repeat that and what is the cyber security means? साइबर सिक्योरिटी से जो है एक तरह से नुकसान से बचाया जा सकता है। जैसे वायरस होता है ना, उसके लिए जैसे हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी का पासवर्ड यूज करते हैं और लीक हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का नुकसान होता है। दूसरा नंबर है जैसे डाटा सुरक्षा हम लोग को रखना है, जिसके लिए आपको इम्पोर्टेंट डाटा जो है जो लीक हो जाता है चोरी होने से, उसको हम लोग सेपरेट रखते हैं। और नेटवर्क सुरक्षा भी है इसके लिए। साइबर बुलिंग को दोबारा से एक्सप्लेन कर। साइबर बुलिंग जो है एक कंप्यूटर इंटरनेट का घटना है, ठीक है, जिससे आज जो है पब्लिक में आम हो गई है। सभी लोग नेटवर्क में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जियो सिम का फ्री में आ गया तो लोग यूज कर रहे हैं, एनी टाइम मोबाइल का यूज कर रहे हैं। खाली समय में बैठे हुए हैं तो भी आप दोस्त के बिना भी मोबाइल यूज कर सकते हैं, आपका मोबाइल ही दोस्त हो गया है, ठीक है। इसके लिए चिंता का विषय है कि हम लोग अक्सर यूज कर रहे हैं लेकिन कभी गलत भी यूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि समाज पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसको लिए आप जो है किसी दूसरे को ऐसा इस्तेमाल करें, किसी दूसरे को समाज में या किसी व्यक्ति को इस पर जो है ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। सर, पासवर्ड कैसा रखें? पासवर्ड कैसा रखा जाए? हाँ बिल्कुल। पासवर्ड अपना ऐसा रखिए कि कोड टाइप के रखिए, जिस तरह रीजनिंग में हम लोग कोड डिकोड पढ़ते हैं ना, उसी तरह यूज करेंगे। कोड डिकोड करेंगे, जिस तरह कॉपी चेक होता है बोर्ड वाला, तो कोड डिकोड हो जाता है। उसी तरह आप ऐसा कोड करेंगे कि केवल आपका माइंड होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड को हम लोग एक तरह से ये कर सकते हैं, अल्फाबेट को कुछ नंबर कुछ सिंबल से हम लोग कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स बनाया जाए और कोशिश करेंगे कि पासवर्ड को हम थोड़ा सा ज्यादा डिजिट में करें ताकि पासवर्ड जो भी होता है, पासवर्ड जो रखा जाता है, ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया जाए तो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, जैसे आपका जो स्टार मार्किंग जो है वो एक होती है, और नंबर्स, इनको मिला करके एक पासवर्ड अगर आप बनाते हैं तो वो पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहता है, ठीक है। तो जैसे काफी अच्छी तरह से सर ने आपको इसके बारे में बताया, और भी कुछ पहलू है जिसपे मैं एक रोशनी डालना चाहूंगा। जैसे कि आज के डेट में इंटरनेट बैंकिंग जो है, इंटरनेट बैंकिंग काफी एक्सपांड हो चुका है। साथ ही में
आपका जो इंटरनेट पे जो टाइम स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। अगर इंटरनेट पे टाइम स्पेंडिंग का अगर बात की जाए तो इंटरनेट पे जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो नई नई चीज़ें हमें उस पर से देखने मिलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर ऐसी साइट दिखती है कि जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, और आपसे अपना डिटेल्स धीरे धीरे करके मांगने लगती है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि सारा एक फॉर्म खोल दिया और उसमें आपका सारा डिटेल आपसे पूछ रहा है, तो ये नहीं होता है। क्या किया जाता है, तो आपसे स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स पूछा जाएगा और आपको ध्यान में भी नहीं आएगा कि आप अपनी जानकारी अनजाने में उनको दे रहे हैं। उसमें आपका पैन नंबर पूछ लिया जाएगा, अकाउंट नंबर पूछ लिया जाएगा, अकाउंट डिटेल्स आपसे पूछ लिए जाएंगे, और हो सकता है कि उसी में आपसे आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा भी पूछ लिया जाए। और उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा जैसे लीक हो जाता है, और लीक होने के बाद आपसे फिर एक्सटॉर्शन के लिए भी डिमांड हो सकता है, या फिर आपका अगर बैंक में कुछ अमाउंट पड़ा हुआ तो वो भी आपका चोरी हो सकता है। चोरी मतलब इन द सेंस हैक होकर के वो गायब हो जाए, ठीक है। वो कोई चोर ऐसा नहीं है कि जाकर के आपसे साइन ले लेगा, चेक पर जाकर के क्लियर करवा लेगा, वो इनडायरेक्टली आपसे चेक साइन करवा लेगा। वो सर वैसा ही होता है जैसे फिशिंग में हम करते हैं, जब बंसी डालते हैं कोई एक नहीं तो चारा उसमें आ ही जाता है, हाँ। उसको फिशिंग ट्रैप में बोलते हैं। जैसे कि आपको कई सारे एग्जांपल्स जो है टीवी पर भी आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी रन हो रहे हैं, इंटरनेट पे भी शॉर्ट क्लिप्स में भी आ रहे हैं कि क्यूआर कोड स्कैम किस तरह से किया जाता है, या फिर अलग अलग तरीके से स्कैम किस तरह से आ रहा है। जैसे कि हाल फिलहाल में रन जो हो रहा है कि आपने कुछ सामान परचेस किया था, वो आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, उसको रीपेमेंट के मतलब रिफंड करने के लिए मैं आपको क्यूआर भेज रहा हूँ, ठीक है। जो तो वो एक्चुअल में क्यूआर किस लिए होता है, पेमेंट भेजने के लिए, स्कैनिंग के लिए होता है। क्योंकि क्यूआर में क्या होता है, अकाउंट डिटेल्स पूरी जन्म कुंडली होती है, जैसे आप स्कैन कीजिए तो आपका सेकंड पार्टी का अकाउंट डिटेल खुला, आपका अकाउंट डिटेल थोड़ी खुला कि आपने वहां से रिसीव कर दिया। तो जब भी होता है, जब भी इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमारे जो भी टीचिंग स्टाफ है, जो अगर कोई ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखना। जैसे अगर आप कैश ऑन डिलीवरी देते हैं या फिर कैश पे करते हैं, अगर आप यूपीआई के थ्रू पे करते हैं तो भी, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पे करते हैं तो भी, अगर यूपीआई के थ्रू पे करते हैं तो उसी यूपीआई आईडी पर वो जो भी ई कॉमर्स साइट है वो आपको रिफंड कर देती है। अगर नहीं, अगर आपने नेट बैंकिंग का यूज किया है अपना आईडी पासवर्ड के साथ, तो उसी अकाउंट नंबर पे वो आपको रिफंड कर देती है, ठीक है। उसके बाद में आगे जो है, हमारे घर में जो बच्चे हैं हमारे एकदम शैतान है, क्या करते हैं कि आपका कुछ ना कुछ डाटा जो है वो यूज कर लेते हैं। जैसे कि बीच में इसमें न्यूज पे चल रहा था कि एक फॉरेन कंट्री में एक बच्चे ने लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान जो है ऑर्डर कर दिया। अब 1.5 लाख रुपए का सामान ऑर्डर कर दिया, घर पे सामान पहुंच रहा है, पेरेंट्स भी परेशान कि हमने तो मंगवाया नहीं, कहां से आया। बाद में फिर उन्हें पता चला कि उन्हीं के बेटे ने ये सारा चीज ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो घटनाएं हैं हमारे सामने आती रहती हैं, इसीलिए आपका एटीएम कार्ड, चेकबुक या पासवर्ड जो है वो अपने बच्चों से दूर रखें, क्योंकि बच्चे जो है उनको इसके बारे में भी कोई उतना नॉलेज नहीं है। अगर आपका 5 साल का बच्चा आपके हाथ में फोन लेके बैठा है और उसको आपका यूपीआई पिन पता है, तो पता नहीं हो किसको क्या पेमेंट भेज दे, है ना। क्योंकि आप जिनको पेमेंट करते हैं उनका सभी का लिस्ट नीचे बना हुआ रहता है, वो मजा में ही करके आपका अकाउंट खाली कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो साथ में, क्योंकि और सीनियर अगर बच्चों में आए तो हाल फिलहाल में बच्चों में ड्रीम 11 का क्रेज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पता चलेगा कि बच्चा जो है आपका फोन तो लिया हाथ में, ड्रीम 11 पे टीम वगैरह बनाया हुआ खेल रहा है, या फिर और कई ऐसे बहुत सारे गेम आ गए हैं जिसमें आपको पेमेंट करना पड़ता है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऐसे सारे गेम्स में हो सकता है उनमें से किसी एक में बच्चा आपका इन्वॉल्व हो जाए, और इन्वॉल्व होने के बाद आपका यूपीआई पता है, यूपीआई आईडी पता है, पिन पता है, सारा पता है उसे,
और उसके बाद में वो इनडायरेक्टली उसमें ट्रांजैक्शन करते जा रहा है और आपको इसकी कोई खबर ही नहीं। तो ये भी एक होता है, इसीलिए अपने बच्चों से इन चीजों को छुपा के रखना है तब तक के लिए जब तक वो समझदार ना हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए जब तक वो समझदार ना हो जाए, चीजों को सही से समझ ना पाए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने बैंक डिटेल्स को अपने बच्चों से सेफ रख सकते हैं ताकि कोई जो है अटैक ना कर सके। कुछ समय पहले तक आपको आता था ईमेल पर कि आपको इतने 1000 पाउंड्स की लॉटरी लगी है। ठीक है, अब वो ईमेल पे आना कम हो गया है, अब व्हाट्सएप पे वो चीज ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, कौन बनेगा करोड़पति। केबीसी की तरफ से आपको 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, आप अपना उसमें साथ में अलग से और क्या दिया हुआ रहता है, तो रेफरल कोड दिया हुआ रहता है, लिंक दिया होता है, कोड दिया होता है। आप इस नंबर पे कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग कीजिए। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग कीजिए और व्हाट्सएप कॉलिंग करके आप क्या कीजिए, अपने पेमेंट को रिकवर करवाइए। तो गलती से भी ऐसे अननेसेसरी मैसेजेस पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन होता है तो हम सब जानते हैं हमारी मर्जी के खिलाफ कोई हमें पार्टिसिपेट नहीं करवा सकता। ठीक है, तो अगर करवाता है तो वो ह्यूमन जो एक्ट है उसके ह्यूमन सिक्योरिटी एक्ट या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्ट के तहत वो सही नहीं है, क्राइम है या मानव अधिकार का वो वहां पर उल्लंघन हो रहा। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी कंपनी जो है वो बिना आपकी अनुमति के आपको पार्टिसिपेट नहीं करवा सकती। इसीलिए इस चीज को हमेशा याद रखना है कि कोई भी अगर आपको इस तरह से आता है तो उसको आपने डिनाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद में कभी कभी होता है कि हम एटीएम में जाते हैं और एटीएम का क्लोनिंग किया जाता है, एटीएम कार्ड का। ठीक है, एटीएम कार्ड का क्लोनिंग किया जाता है, उसमें चिप विप लगा कर रखे रहते हैं, उसी में से नहीं, वो अलग से एक मशीन, एक कंपार्टमेंट उसका आता है। हाँ, जहाँ पर आप एंटर करते हैं कैमरा के साथ उसमें चिप विप लगा रहता है, सब कार्ड होता है उसमें। उसी के साथ में उसको अटैच कर दिया जाता है हैकर्स के थ्रू, और जैसे आप उसको एंटर करके स्कैन करते हैं और उसी स्कैनिंग में आपका एटीएम का भी जो क्लोनिंग के लिए लगा है वो भी स्कैन हो जाता है। इसीलिए कभी भी अगर आपको एटीएम मशीन पर जहां से कार्ड एंटर करना है वहां पर अगर कोई एक्स्ट्रा डिवाइस अगर लगा हुआ दिखता है तो एक बार उसे जरूर हिला के चेक कर लें, या नहीं तो फिर आप उस एटीएम से ट्रांजैक्शन नहीं कीजिए, आप दूसरी जगह चल जाइए, आपको जरा भी शक हो तो। ठीक है, तो इस तरह से एटीएम से आपके पैसे चोरी होने से आप बचे। ठीक है, उसके बाद में जो हम लोग जो है डेली लाइफ में इनका इंटरनेट बैंकिंग में इतने जुड़े हुए हैं कि काफी सारे मूवीज देखने के लिए भी हम क्या करते हैं कि रेंट पर मूवीज ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यूट्यूब पे हो गया या अदर कोई पोर्टल पे हो गया, रेंट पर हम लोग ले लेते हैं। तो रेंट पे लेते हैं, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन अपनी डिटेल्स को डिस्क्लोज करते समय उसको ध्यान रखना है। कोई भी अननेसेसरी ईमेल अगर आपसे मांगता है और ईमेल आईडी मांगता है या कोई भी डिटेल्स आपसे डिमांड होती है तो उसे देने से आप लोग बचें। ठीक है, जिससे आप खुद सेफ रहेंगे और आपके फाइनेंशियल बैकबोन जो आपका है वो सेफ रहेगा, जिससे कि आप सुरक्षित रहेंगे। उसके साथ ही कई बार होता है कि फेसबुक के लिए ट्रेंड आया है कि वहां से आपका डिटेल्स निकाल लिया जाता है और आपको फिर एक्सटॉर्शन के लिए कहा जाता है। तो अपनी डिटेल्स सोशल मीडिया साइट्स पर उतनी ही आप रखें जितनी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। कई लोगों को हैबिट होता है कि ब्रेकफास्ट किया उसका भी फोटो लेकर के भेज दिया, कहीं अगर ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसका भी अपडेट किए, वी आर आउट फॉर 10 days या वी आर गोइंग ऑन अ वेकेशन फॉर 10 days। तो जो भी थीफ होते हैं, कई थीफ आपके होते हैं कि जो आपके सोशल मीडिया साइट पर नजर टिकाए हुए बैठे हैं, जहां से भी ऐसा मैसेज उन्हें मिलता है वो क्या करते हैं, ठीक है जाओ भाई हमारे लिए तो खुला मैदान है, आपका घर फोड़ने में हमें देर नहीं लगेगी। ठीक है, इसलिए जो भी सोशल मीडिया साइट्स है उस पर आप उतना ही अपना डिटेल्स दीजिए जितनी आप शेयर करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स या कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स।
कभी भी आप वहां पर शेयर ना करें। इसलिए क्योंकि अगर आप अपनी कॉन्फिडेंशियल डाटा शेयर करते हैं तो हो सकता है कि अननेसेसरी डाटा शेयर करने से आप नहीं चाह रहे थे, बाय मिस्टेक हो गया तो उसे तुरंत आप इरेज कर दीजिए। अगर नहीं तो फिर आपको वो डाटा हैक करके एक्सटॉर्शन के लिए भी डिमांड कर सकता है, ठीक है, और ये होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग इन सभी चीजों से अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, ठीक है। और कभी भी हैकिंग जो है, ये हैकिंग गवर्नमेंट एक लेवल पर ही यूज करती है। अगर गवर्नमेंट भी कर रही है तो एक लेवल पे यूज करती है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट का कभी इंटेंशन नहीं होता है कि आपके पर्सनल डाटा को चोरी किया जाए। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ जो क्राइम होता है उस क्राइम को रोकने के लिए या फिर जो क्राइम हो चुका है तो उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उस हैकिंग का यूज करती है। लेकिन आज के डेट में ये जो यंगस्टर्स है उनमें एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है और उसकी वजह से क्या करते हैं कि आप अननेसेसरी जहां पर परमिशन नहीं है ऐसे सिस्टम्स में वो एंटर करने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में कभी कभी पकड़ा जाता है तो पकड़ने के बाद फिर वो उनके पीछे काफी अच्छा खासा कानूनी दावपेच में वो कार्रवाई में फंस जाते हैं, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं वो अननेसेसरी उस चीज में अटक गए, ठीक है। तो इसीलिए हम सभी को इन चीजों का खासा ध्यान रखना है, ठीक है। और हैकिंग जो है एक हद तक ही लीगल है, उसके आगे वो इनलीगल है, ठीक है। वो किसी को भी हैकिंग करने के लिए अलाउ नहीं है। इसलिए हैकर्स का ब्लैक वर्ल्ड होता है, ठीक है। वो ब्लैक वर्ल्ड के नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है। उनको कोई नहीं जान रहा है वो कहां से किस सर्वर का या कितना ट्रैफिक यूज करके वो आपके सिस्टम तक पहुंचेंगे, वो बस वही जान रहे हैं। क्योंकि होता है कि अगर मुझे यहाँ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचना हो तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी होता है, और एक है आपको घुमा फिरा करके आपको सारे पूरी दुनिया की सैर करा करके फिर उसमें कनेक्ट करेंगे, यानी हर तरह का है। हाँ ठीक है। इसीलिए आप देखें कई सारे जो आपके पोर्टल्स होते हैं उनको काफी हाई सिक्योरिटी दी गई होती है ताकि क्या हो सके कि वहां से कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वो चोरी ना हो सके। इवन हमारा आरबीआई हो गया या कोई भी बैंक के सर्वर्स हो गए वो बहुत ही सिक्योर रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी जो है उन चीजों का ध्यान रखें और अपने बच्चों को भी उससे सिक्योर रखें, बच्चों को भी इसके बारे में अवेयर करवाएं, ठीक है। बाकी सर को मैं थैंक यू कहूंगा कि उन्होंने काफी एक अच्छा सेशन हमारे सामने प्रेजेंट किया, ठीक है। और किसी को कोई क्वेरी होगी तो पूछ सकते हैं। सर एक चीज पूछने था कि जो मेलवेयर होते हैं वो भी तो साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आते हैं। हाँ, मेलवेयर जो होता है या ये वायरसेस जो होते हैं, हाँ सर, ये साइबर क्राइम का ही एक पार्ट है। क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी होती है तो वो किसी न किसी बैक्टीरिया या फंगी या कोई भी एक उसका जो वायरस है उससे हम इफेक्ट होते हैं तभी हम लोग बीमार पड़ते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर भी जो हमारा है वो भी बीमार पड़ता है। तो कैसे बीमार पड़ता है, तो उसके अंदर एंटीवायरस हम अगर नहीं रखते हैं तो वायरस उसमें काफी जल्दी एंटर कर जाते हैं, ठीक है। वो उसका मीडियम क्या होता है वायरस एंटर करने का, तो ईमेल भी उसको हम कह सकते हैं। ईमेल इसलिए क्योंकि आपको जो जंक मेल्स जो आते हैं उनमें अगर कोई लिंक्स दिए हुए हैं और उन लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो वो लिंक कभी कभी हैकिंग के भी हो सकते हैं। उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई मैलवेयर या वायरस जो है आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे आप उसको ओपन कीजिएगा वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा वो वायरस जो है आपके फाइल्स को करप्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो वीक होने लगती है, ठीक है, कमजोर होने लगती है। जब हम उसके एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा हम लोग
रिलीफ महसूस करते हैं। उसी तरह से एंटीवायरस जो है वो एंटीबायोटिक का काम करता है आपके सिस्टम के लिए, ठीक है। और इसी तरह से किसी भी अननेसेसरी लिंक पर आप क्लिक ना करें, ये आपके लिए सेफ है। और ऐसी साइट्स पे विजिट ना करें जिस पर ये गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, ठीक है। और बैन होने की वजह से वो क्या करते हैं कि साइट का नाम चेंज करते रहते हैं, ठीक है। आगे पीछे कुछ ना कुछ लेटर इधर उधर करके उस साइट को जिंदा रखते हैं। और अगर हमें वहां पे विजिट करना है तो फिर जब हम सर्च करते हैं उस साइट को तो क्या उससे रिलेटेड वो पिछली वाली सारी साइट्स हमें दिखती है, ठीक है। और एक नया और उस नाम से और दिखता है, उसमें कुछ हल्का फुल्का लेटर चेंज होकर, ठीक है। लेटर चेंज हो गया तो नाम मिसमैच हो गया, ठीक है। अगर कोई हितेश नाम से है और उसमें हितेश में मैं एम लगा दूं तो मितेश हो गया, है ना। पर्सन तो वही है ना। या हितेश 1 भी कर दूं तो नाम चेंज हो गया, या 1 हितेश कर दूं तो भी नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डाटा जो है वो अपना वहां पर जिंदा रखने के लिए वो भी कोशिश में लगे हुए रहते हैं, जो भी फर्जी साइट्स है। बीच में तो आया था सीबीएसई के लिए भी, एवं सीबीएसई के लिए भी सीबीएसई ने इसका बकायदा नोटिस भी दिया कि सीबीएसई की भी किसी ने डुप्लीकेट साइट बना दी, ठीक है। सीबीएसई की किसी ने डुप्लीकेट साइट बना दी। जो सीबीएसई का है cbse.gov.in, तो वहां पे था cbse.gov.in, ठीक है। एक डॉट गायब था। अब जो भी एंटर करेगा तो ऑब्वियसली डॉट तो माने नहीं रखता है। अगर वो भी खुल जाता है और कोई स्कूल बाय मिस्टेकन अपना, क्योंकि सभी जो भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उसका मालिक सीबीएसई है, ठीक है। तो अगर अपना पर्सनल डाटा वो वहां पे शेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां से वो डाटा चोरी करने के माध्यम से ही वो ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसलिए सीबीएसई ने तुरंत इस चीज को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा है, आप लोग इससे सतर्क रहें, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप विजिट करें, आपका ई कॉमर्स साइट की भी कॉपी पेस्टिंग होती है, ठीक है। जैसे ई कॉमर्स साइट कॉपी पेस्टिंग हो गई तो ई कॉमर्स साइट पे आप क्या कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, आपको बहुत सारे आइटम्स दिखेंगे, ठीक है। और क्या होगा कि आपसे अकाउंट डिटेल्स मांग लिया जाएगा, आप पेमेंट भी हो जाएगा, पता चलेगा आपका प्रोडक्ट आया ही। फिर आप क्या करेंगे, जिस ई कॉमर्स साइट का कॉपी पेस्ट हुआ आप उसके कस्टमर केयर को फोन करेंगे और वो क्या कहेगा कि आपने ऐसा कभी ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया है, क्योंकि आपने जो डुप्लीकेट है उसमें किया, ओरिजिनल पे तो नहीं किया। ओरिजिनल पे किया रहता वो आपको तुरंत बता देता है, डुप्लीकेट पे किया इसलिए नहीं मिला, ठीक है। और आपका पैसा भी चला गया, ठीक है। और एक छोटा सा मैं बता करके यहाँ पे ओवर करूंगा कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी रखते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का सेगमेंट रखते हैं, तो कभी भी अगर आपसे जो डिलीवरी बॉय आया है, आप रिटर्न कर रहे हैं प्रोडक्ट और डिलीवरी बॉय आपसे अगर अकाउंट डिटेल्स डिमांड करता है तो कभी नहीं देने हैं, ठीक है। वो रिटर्निंग के लिए वो जो कंपनी है वो वहां से आपको कांटेक्ट होता है, वो आपको ऑप्शन बताते हैं, ठीक है। तो उनके साइट पर या आपके ही अकाउंट पर आपको वो अकाउंट डिटेल्स अपडेट करने होते हैं और उसके बाद उस अकाउंट डिटेल पे आपका पैसा आ जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी डिलीवरी बॉय अगर आपसे अमाउंट मांगता है या अकाउंट डिटेल्स मांगता है तो कभी भी उसे अकाउंट डिटेल्स नहीं देना है, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू। सर